रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, है ना। कन्वेक्स का मतलब ये जो नेचर है इसका कन्वेक्सिंग नेचर होगा, और ये कन्वेक्स किधर की तरफ होगा बेटा, हमेशा रेयरर साइड पे कन्वेक्स लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ का जानना ज़रूरी है कि कन्वेक्स और कनकेव किधर की तरफ होना चाहिए, रेयरर साइड पे। तो क्या हमारे पास कुछ है? नहीं है, और हम इसको ऐसे 2D से ही बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2D से बना लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले ये एक तो लाइन हमने खींच दी साहब, ठीक है, और एक ये लाइन खींच दी, ठीक है साहब। और अब हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस बनाएंगे। कैसा? कन्वेक्स। ये बन गया कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, समझ में आया? बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ, तो ये कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस हो गया। तो कन्वेक्स रेयरर साइड पे होगा, और इस साइड को हम मान लेंगे कि ये रेयरर साइड है, और ये वाली जो साइड हो गई ये डेंसर साइड हो गई, ठीक है। ये शायद ठीक से दिख नहीं रहा है, आहा, बात समझ में आ गई, ठीक है। और थोड़ा बड़ा बना लें क्या? छोटा लग रहा है भाई, छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। आहा, है ना, हो जाती है कई बार ऐसे, दिखने में आपको मज़ा आएगा। ये हमने और बड़ा बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाएं तो आप समझ ही जाते होंगे कि भाई फ्री हैंड से थोड़ा सा बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले रेयरर मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कर देंगे और इसका N2 कर देंगे। चाहे N1 N2 कर लीजिए, चाहे μ1 μ2 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। जब म्यू बात करेंगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा, जब एन बात करेंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट के टर्म से बात करेंगे, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और रेयरर का N1। अब हम क्या करेंगे? अब जो सबसे जरूरी चीज है क्या, बताओ बताओ? पीए 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 यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना दिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है। ये सही लग रहा है क्या? इसको थोड़ा सा और दोबारा बना देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कितना भी बना लो ऐसा ही रहेगा वो। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये जो डॉटेड से दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे देखिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए, लेटस से इसको हमने सेंटर मान लिया। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसको सेंटर मान के ये कर्व्ड सरफेस हमने ड्रॉ किया है ना। ऐसे यहाँ पे थंब रखिए और जब आप फिंगर्स को घुमाएंगे तो ये कर्व्ड सरफेस मिलेगा, यानी कि इसको सेंटर मान के ये कर्व्ड सरफेस बनाया है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और अब जो डिस्टेंसेस है वो हम लिखना शुरू कर देते हैं, और येलो से लिखेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, ये तो सबसे पहले तो हमारे पास पोल या ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O कहेंगे। O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से एक डॉटेड ऐसे भी बना दो यार, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ऐसे भी डॉटेड बना दिया, वैसे भी डॉटेड बना दिया, तो ये देखिए ऐसे डॉटेड बना दिया, तो कि डिस्टेंस जो मेजर करें वो O से मेजर करें। तो O से टच करती हुई एक वर्टिकल लाइन खींच दी, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है साहब। अब ये डिस्टेंस जो हो गया O से लेकर C तक, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे। ये देखिए O से लेकर C तक हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहेंगे, कहेंगे ना, क्योंकि बेटा इसको सेंटर मान के ये कर्व्ड सरफेस बनाया।
तो बेटा O से लेकर C तक ये इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस हो गया। तो R को हम कहते क्या हैं, लिख लेंगे, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस। अंडरस्टूड है? किसका है रेडियस ऑफ कर्वेचर? कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया। ठीक है, चलिए अब आप बताइए मुझे क्या साइन के साथ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? इतना तो पता ही चल गया होगा, ये R की वैल्यू प्लस साइन के साथ होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये तो आपको साइन कन्वेंशन पता ही चल गया होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को O से करते हैं और इसको P कर देते हैं। बेटा याद रहिएगा, पोल यानी कि ऑप्टिकल सेंटर P से डिनोट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को हम O से डिनोट कर देंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, रे को चलाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रे को हम वाइट कलर से चलाते हैं, और ये रे चली और यहां पे स्ट्राइक कर गई। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर गई उस जगह पे क्या हो गया बताइए? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम नॉर्मल बनाएंगे, और वो नॉर्मल कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बेटा ये देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल बनाया, और ये हमने कहाँ से पास करा दिया? देखिए बिल्कुल C से पास करा दिया, है कि नहीं? मजा आ गया। ये नॉर्मल गई जो कि C से पास हो रही है, हो गया। चलिए ये एंगल हो गया I, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, क्योंकि बेटा रे, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया। अब ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया। तो ये रे क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर बेंड करेगी। तो इधर ना जाके वो ऐसे बेंड कर जाएगी। तो ये रे को अब हम बेंड कराएंगे और इसकी इमेज को यहाँ पे बनाएंगे। आहा, मजा आ गया। ये बेंड हो गई रे, और ये पॉइंट आ गया जिसको इमेज पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे इमेज बन गई। तो रे एक्चुअल में सीधी जानी थी, लेकिन वो बेंड करेगी किधर की तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, क्योंकि रे रेरर टू डेंसर जाती है। तो बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है कि नहीं? तो ये हमारे पास आ गया। अब मजा देखिए, ये देखिए रे और ये नॉर्मल तो आपको पता ही है। तो रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R हो गया। इसको हम एंगल R लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो एंगल I इंसिडेंस हो गया, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। N1 यहाँ पे रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आइए अब अप्लाई करेंगे क्या? अप्लाइंग क्या? स्नेल्स लॉ, है ना? स्नेल्स लॉ बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, इसका प्रोडक्ट बस। तो उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1, उधर एंगल कितना हो गया? I, तो N1 साइन I, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो ये हो जाएगा N2 साइन R। बोलो कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब याद है पीछे हमने लिखा था, क्या लिखा था? ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल एंगल, साइन थीटा टैन थीटा थीटा तीनों बराबर होंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि N1I बराबर N2R के लिख देंगे, क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया। आहा, चलिए इसको लाल डब्बे में डालेंगे। लाल डब्बे का मजा ही कुछ और होता है। लाल डब्बे में डाल दिया
और ये हमने डाल दिया लाल डब्बे में, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। मजा आया? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ चीजें झमाझम हो जाएंगी। क्या टेंशन की बात आती है। अब आइए एक चीज और देखते हैं। अब हम इसकी रिलेशनशिप को कैसे डिराइव करेंगे ये देखेंगे। ठीक है साहब, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से एक डॉटेड नुमा चीज़ बना लेंगे, और ये येलो से डॉटेड बना लेंगे। ऐसे येलो से ना बना के ये ऐसे ही लिख दें, एरो बना देंगे। ये दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे एरो बना दिया। डॉटेड से बना दें क्या? चलो डॉटेड से बना देंगे। आप लोग की जो डिमांड रहती है उसके हिसाब से ही हम कर देते हैं भैया। अरे ये हो गया, चलो, है ना, डॉटेड से बना देते हैं। ये देखिए डॉटेड से बना दिया। ये इसको y डिनोट कर दें। ये जो लेंथ है इसको हम y लिख देंगे। बिल्कुल क्लियर है? तो ये हम y लिख दें, यानी कि ये डिस्टेंस जो हो गई इसको y के बराबर हम मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसकी दूरी y को डिनोट कर दी। कोई दिक्कत? ठीक। अब ये एक्चुअल में y एग्जैक्टली कहां पे होगा? P पर होगा। तो ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कहां से मेजर कर रहे हैं? P से मेजर कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा करें, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और इधर खिसका दें? हा, मज़ा आ गया। ये कर दिया हमने, खिसका दिया। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसको भी छोटा कर दें, छोटा कर देते हैं। लो, अरे हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, हर एक टूल मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस y हो गया। अब आप देखिए P से O तक की डिस्टेंस जो हो गई वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, लिख देंगे। ये देखिए P से O तक की जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U डिनोट कर दें। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और P से I तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से डिनोट कर देते हैं। और ये देखिए I तक हो गया, और ये इमेज डिस्टेंस हो गया जिसको V से डिनोट कर दें। मजा आ गया? U, V, R, 3 चीजें हो गई। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में, V इमेज डिस्टेंस राइट साइड में, R रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर्ड किधर किया गया? राइट साइड में मेजर किया गया। तो बताइए साइन के साथ से क्या क्या होगा? ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, और V और R पॉजिटिव होना चाहिए। यही तो साइन कन्वेंशन हमने सिखाया है। बिल्कुल क्लियर है? इसी डायग्राम में सब चीजें क्लियर हो गई। कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बेटा, डेरिवेशन करना तो पड़ेगा। आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। और अब हम ऐसा करेंगे, कुछ लाल कलर से लिखना शुरू कर दें। ये एंगल को अल्फा मानेंगे, ठीक है, ये एंगल को बीटा मानेंगे, ठीक है, और ये एंगल को गामा मानेंगे। होगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल हमने मार्क कर लिए। बेटा अल्फा एंगल रे ने जो ऑब्जेक्ट से चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, बीटा एंगल जो रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, और गामा वो एंगल हो गया जो कि नॉर्मल प्रिंसिपल के साथ एक्सिस से बना रही है। ये 3 एंगल हमने मार्क कर लिए। अब हम देखेंगे कि ये अल्फा बीटा गामा आई और आर से कैसे रिलेटेड हैं। ये देखिए ज्योमेट्री देखिए बेटा, अल्फा एंगल और गामा एंगल ये इंटीरियर एंगल का सम हो गए, और ये बराबर आई के होगा क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये देखिए आई नॉर्मल के साथ बन रहा है ना, तो बेटा अल्फा प्लस गामा विल बी इक्वल टू आई। तो क्या हम लिख सकते हैं? अरे लाल से नहीं भाई लिखना है, लाल से थोड़ी ना लिखा जाता है। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ये गामा लिखें, है ना, गामा, गामा, ये गामा। तो अल्फा प्लस गामा
बराबर आई के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इस इक्वेशन में? कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर ए मार्क कर लें, नहीं 2 मार्क कर लो, काहे को दिमाग लगा रहे हो ए और बी के चक्कर में, 2 मार्क कर लो। आगे देखते हैं। अब आप यहां पे देखिए इसी प्रकार से आर प्लस बीटा ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम गामा के बराबर होगा, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अब दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी? आर प्लस बीटा बराबर गामा के। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई बेटा। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ गया है ना। अब आप यहां से देखिए, यहां से तो हमारे पास सीधे सीधे क्या आ गया? आई बराबर किसके हो गया? अल्फा प्लस गामा। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया? आर बराबर किसके हो गया बेटा? आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा के बराबर हो गया। आर बराबर गामा माइनस बीटा इधर चला गया। कोई दिक्कत? आई और आर निकाल लिया अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम यहां पे आई और आर की वैल्यू को रख देंगे। तो पुटिंग क्या वैल्यूज फ्रॉम कहां से? 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इन इक्वेशन कौन सी? 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में 2 और 3 की वैल्यू को डाल देंगे तो वी गेट क्या मिलेगा? आ जाओ, N1 आई की जगह होगा अल्फा प्लस गामा। बोलो बेटा कोई दिक्कत है ना? और ये बराबर हो जाएगा N2 आर की जगह होगा गामा माइनस बीटा। वाह वाह, आ गया। और क्या हम इसको लाल डब्बे में डालने का कष्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल लाल डब्बे में डाल देंगे। और ये लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। और ये मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब मैं समझता हूं यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। हमने थोड़ा सा एंगल्स बना लिए हैं। आई और आर तो पीले कलर से, लेकिन जो अल्फा बीटा गामा जो टेम्परेरी एंगल्स हैं, है ना, ये इनको हम टेम्परेरी एंगल कहेंगे क्योंकि इनसे रिलेशनशिप डिराइव हो जाएगी। और एक बार रिलेशनशिप डिराइव हो गई फिर तो क्या है, बस साइन के साथ चीज़ों को पुट करें और निकालते चलें, झमाझम सब चीज़ें आ जाएंगी। कोई मज़ा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए अब आगे देखते हैं। यहां पे देखिए अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा। बताओ बेटा टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा बराबर y अपॉन यू। बोलो बेटा, इस डिस्टेंस को माइनस लेंगे तो यानी कि इधर वाली डिस्टेंस क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो टेंजेंट अल्फा बराबर y अपॉन माइनस यू लिखेंगे। कोई दिक्कत? अगली पेज पे चलें तो लिख देते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा बराबर y अपॉन माइनस यू। बोलो बेटा, लिखते चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इस वाले एंगल का टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा y अपॉन यू। यू इधर है तो माइनस साइन के साथ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। जल्दी से बताओ, टेंजेंट ऑफ गामा क्या हो जाएगा? y अपॉन आर। बोलो बोलो, y अपॉन आर। ये डिस्टेंस r है, ये y है। टेंजेंट ऑफ गामा y अपॉन आर। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ बीटा y अपॉन v होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे टेंजेंट ऑफ गामा y अपॉन आर, टेंजेंट ऑफ बीटा ये हो जाएगा y अपॉन v। r और v प्लस साइन के साथ लेंगे। काई को, अरे पीछे चलो ना। क्यों लेंगे? क्योंकि ये राइट साइड की डिस्टेंस है, इधर की डिस्टेंस है, तो प्लस साइन के साथ। ठीक, क्लियर हो गया? ये सारी बात क्लियर हो गई। अब जो पीछे हम लोगों ने लिखा है वो समझ में आ गया। और ये चौथे नंबर की इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या आ गया? N1। आगे क्या था बताओ बेटा, है ना, अगले पेज पे अल्फा प्लस गामा, यही है।
तो अल्फा प्लस गामा बराबर N2, और चौथे इक्वेशन में क्या था, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा को ऊपर तक ले जाओ। हाँ चलो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें पीछे वाली जो चीजें हैं ये क्लियर हो गई, और इसको हमने नेक्स्ट पेज पे ले गए ताकि जब हम डेरिवेशन करें बेटा तो नेक्स्ट पेज की चीजें अब आपके सामने आ जाएं। हमने ये लिख दिया। अब टेंजेंट अल्फा ये है, तो बेटा अल्फा बराबर y अपॉन माइनस यू। आप कहेंगे ये क्यों, टेंजेंट थीटा साइन थीटा, थीटा तीनों बराबर है क्योंकि स्मॉल एंगल है ना, रूल हमने लगा दिया बस। और यहाँ पे गामा बराबर y अपॉन आर हो गया, और यहाँ पे बीटा बराबर किसके हो गया, y अपॉन v हो गया। बस ये सारी वैल्यूज को यहाँ डाल दें, और ये कौन सा था, इक्वेशन नंबर 4। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 क्या मिलेगा, चलो अल्फा y अपॉन माइनस यू, बोलो बेटा, हो गया। गामा चलो बताओ y अपॉन आर, बोलो बेटा। N2 गामा y अपॉन आर माइनस बीटा y अपॉन v, बोलो। कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में अल्फा गामा बीटा की वैल्यू को जो यहां निकाली थी वो हमने डाल दी। अब आप देखिए y सब में कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस n1 अपॉन यू। देखो ये n1 अपॉन यू है, माइनस साइन के साथ हो गया, प्लस n1 अपॉन आर, बोलो कोई दिक्कत, n1 आर के साथ हो गया, y तो कैंसिल हो गया, बराबर किसके हो गया, n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन v, बोलो बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस वाले आइटम को इधर ले जाओ, इस वाले आइटम को इधर ले जाओ, तो एरो बना दें, इसको इक्वेशन के इस साइड ले गए और इसको इक्वेशन के इस साइड ले गए। किसको, इस वाले आइटम को उधर ले गए, इस वाले आइटम को इधर ले गए, कोई दिक्कत। चलो क्या हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, इस साइड लेफ्ट साइड पे आ गया, ये इधर चला गया, ये बराबर n2 अपॉन आर, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा n1 अपॉन आर। आहा, आ गई रिलेशनशिप, मजा आ गया। ओ हो, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये लाल डब्बे में डालने वाली इक्वेशन हो गई। यही तो डिराइव करना था, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे। यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लाल कलर से लिख दें क्या, इम्पॉर्टेंट, IMP का सिग्नेचर डाल दिया, मजा आ गया। इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, ठीक। अब ये तो बात हो गई रिफ्रैक्शन फ्रॉम कौन सा सरफेस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। ये आपको जो दिख रहा है ये कन्वेक्स है बेटा। जब कभी भी हम ये लिख रहे हैं ना कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, तो रेरर वाली साइड पे कन्वेक्स होना चाहिए, है ना। अगर हमने यहाँ पे कनकेव लिखा होता तो रेरर वाली साइड पे कनकेव होता, रेरर वाली साइड पे, यानी कि जिस साइड पे रे जा रही है, जिस साइड से जा रही है उधर की तरफ कन्वेक्स और कनकेव होता है, रेरर वाली साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप एक बार बस बेटा इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार बस, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखने में ये बस मुश्किल लगता है, चीज़ें बड़ी आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये तो केस हो गया, पहला केस हो गया कि कर्व्ड सरफेस से, और इसमें जो रे जा रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है ये भी तो दिखेंगे। तो इसका ए पार्ट है क्या, रे गोइंग कहाँ से, फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, है ना। लाल कलर से लिख दिया हमने
कि भाई साहब ऐसे लाल कलर से लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, लिख ही देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम का ये डेरिवेशन हो गई। अगर रे उल्टा जाती यानी कि डेंसर टू रेयर जाती तो क्या होता, तो हम यहां पे लिख देंगे, वही लाल कलर से ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बी पार्ट, इफ द रे गोज फ्रॉम, बताओ बेटा, अब की बार डेंसर से रेयरर पे जाएगी तो क्या होगा? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या चेंज आ जाना चाहिए? आपको अब तक तो सब चीजें समझ में आ गई होगी, हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। अरे यार, ये कहाँ पीछे चला जाता। हाँ, आपके ऊपर ही छोड़ते हैं कि अगर ये डेंसर होता और ये रेयरर होता तो क्या फॉर्मूले में चेंज आता? कुछ नहीं होता। N1 की जगह N2 ले लेता, N2 की जगह N1 ले लेता, क्योंकि डेंसर मीडियम को N2 से डिनोट किया, रेयरर मीडियम को N1 से डिनोट किया। तो जब कभी भी उल्टा होगा तो बेटा फॉर्मूले में N2 की जगह N1 आ जाएगा, N1 की जगह N2 आ जाएगा। बस यही तो छोटा सा चेंज होगा। और ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा रे ऑप्टिक्स के अंदर कि जब कभी भी फॉर्मूले के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चेंज होती हैं तो सिर्फ क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटरचेंज कर दो, तो N2 की जगह, अरे हर बार लाल से नहीं लिखते भैया, वैसे भी यहाँ लाल से लिखना नहीं चाहिए था। N1 N2 की जगह ले लिया N1 अपॉन V, माइनस N1 की जगह ले लिया N2 ने अपॉन U, बराबर N2 की जगह N1, N1 की जगह N2 अपॉन R। अरे बस यही इक्वेशन आ गई। अब इसको लाल डब्बे में डाल दें। हा, लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये हमने डाल दिया, सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्लियर? ये तो हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम्ड कौन सा सरफेस हो गया? कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। दो केसेस देखे, रेयरर टू डेंसर जा रही है, उससे हमने डिराइव कर लिया। और यदि उल्टा हुआ कि डेंसर टू रेयरर जा रही है तो बेटा यहाँ पे सिर्फ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटरचेंज कर देंगे, N1 और N2। हाँ, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि N1 को हमेशा हम यहाँ पे क्या रखेंगे? रेयरर मानेंगे, और N2 को डेंसर मानेंगे। इस तरीके से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई है ना?